हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री से लेक्चर 8 जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये जो लेक्चर 8 है, जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वैसे तो ये चीज़ हमें जब हम हेल्स लॉ के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, उसी की साइड बाय साइड हमें ये करना चाहिए था। बट हमारे हेल्स लॉ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और उसमें कोई डाउट ना रहे, पहले वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए ये रिकॉर्डिंग उससे बाद में की जा रही है। चलो, क्योंकि वो भी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, सारा का सारा वही है मोस्टली। बस ये है कि उसमें अब जो हम पढ़ेंगे उसमें फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स पे जो डिपेंड करता है हीट ऑफ रिएक्शन, वो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम डेल्टा एच आर नॉट से डोनेट करते हैं। हीट चेंज इन अ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन ये है, जिसने भी पहले वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी हुई जो हमने 1 या 2 रिकॉर्डिंग लेक्चर 1 और 2 में कवर अप जो जितना भी किया है, वो उसका मोस्टली पार्ट हम करने वाले हैं विद न्यू फेज ऑफ इट, ठीक है, विद न्यू फॉर्मूलाज। अब देखो, जैसे हमने हेस लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब हम कैसे दूसरे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच एफ नोट से डोनेट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कोई भी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एक जर्नल टर्म है कि 1 एटमॉस्फेयर 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन लेनी ही लेनी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या कहती है, आपको 1 मोल पे लेना है। क्या लेना है? 1 मोल पे लेना है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया है, भाई तुम्हें 1 मोल से ही जो क्वेश्चन को है सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कौन सा जनरल है कौन सा स्पेसिफिक है। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये तो सभी को पता है कैसे फॉर्म करना है। जैसे NaOH हो गया, यहाँ पे NaHCO3 हो गया, CO2, ये तो सब चीज़ें जर्नल लाइक पता ही हैं। नहीं पता फिर से बता रहे हैं। Na आपको क्या करना है, फॉर्मेशन करनी है तो आपको जो भी एलिमेंट्स या जो भी आइटम आपको दिए वो आपको लिखना है। जैसे Na लिख दिया, O2 लिख दिया, H2 लिख दिया। अब O कितना है? 1 है, तो यहाँ है कितने? यहाँ 2 हैं, तो इसको हाफ कर दो। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है, और यहाँ है कितने? 2, तो इसको भी हाफ कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली ये हमें तीनों में करना है। अब आगे देखो, डेल्टा एच नोट ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड हीट इज कंसीडर्ड एज। सो क्या कह रहे हैं ये कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस में क्या क्या होता है, इन जो वैल्यूज़ होती है, जो ये वैल्यू होती है कुछ एलिमेंट्स की, कुछ स्टैंडर्ड हीट और स्टैंडर्ड जो हीट होती है, जब भी हम उसको उनके एंथैल्पीज़ निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें इनकी कोई भी वैल्यू नहीं दी होती। जब वैल्यू नहीं दी होती तो हम कंसीडर करते हैं सभी को 0। लेकिन ये नहीं, अगर मैंने कहा यहाँ पर आयोडीन को मान लो मैंने लिक्विड स्टेट में, एक्वस में, किसी में भी ले लिया, तो वो कंसीडर्ड नहीं होएगा। यहाँ आयोडीन की सिर्फ सॉलिड स्टेट में, मतलब जो भी स्टेट इनकी यहाँ लिखी हुई है ना, उसी स्टेट में ही ये 0 मिलेंगे। अदरवाइज आपको दूसरी स्टेट अगर कुछ भी आ गई एक्सेप्ट दीज, सो आपको उस केस में अकॉर्डिंगली, अगर दे रखी है तो चलना, अगर नहीं दे रखी यू नीड टू कंसीडर देम एज 0। ऑक्सीजन है जो गैस है, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन सॉलिड में लेना है, सॉरी ब्रोमीन लिक्विड हो गया, और फ्लोरीन हो गया गैस, सोडियम अगेन सॉलिड, Hg लिक्विड, ठीक है। अब आगे देखो, अब जैसे मैंने कहा डेल्टा एच एफ नोट फॉर्मेशन ऑफ मोर एबंडेंट एलोट्रॉप इज कंसिडर एज 0। अब क्या होता है, सबसे पहला तो केस है ये, इनकी ना तो आपको एंथैल्पी दी होगी। जैसे हम क्वेश्चन करते थे इस लॉ में, क्या होता था, कोई रिएक्शन दी हुई है, उसके यहाँ पे साइड में उसका डेल्टा एच लिखा हुआ था, ऐसे ही बहुत सारी दी हुई है। अब इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना, उस फार्मूले के अंदर क्या होगा, हमें वैल्यू ही नहीं दी होगी इन सभी की, तो हम इनके 0 लेंगे। और अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ओके। सो अब जैसे इसमें देख लो, एबंडेंट एलोट्रॉप में क्या होता है। अब जैसे ग्रेफाइट या डायमंड कौन से सबसे ज़्यादा मिलते हैं? ग्रेफाइट मिलते तो ऑब्वियसली 0, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैंने
क्या ले लिया, सर्कल का ही एक टाइप ले लिया रोम्बिक, तो वो ज़ीरो। मोनोक्लिनिक नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। फॉस्फेट ले लिया, अगर वो वाइट है तो ज़ीरो, अगर वो रेड है तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें नेचर में H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा मिलते हैं या OH नेगेटिव, H पॉजिटिव मिलते हैं तो वो ज़ीरो होएगा। और ऑक्सीजन या O3, तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ज़ीरो बट O3 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब आगे देखो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H नॉट रिएक्शन एंड डेल्टा HF ऑफ वेरियस कंपाउंड्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिएक्शंस। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अब क्या करना है, अभी आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे है, ये सब चीज़ें, ये सब इनकी डेल्टा H जो आपको मान लो गिवन है, और ये आपके पास दो रिएक्शन है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, इसकी क्या निकालनी है, ये आपको गिवन है, सॉरी आपको ये 3 रिएक्शंस गिवन है। यू नीड टू फाइंड आउट दिस, आपको कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड ये निकालना है आपको। तो ये कैसे करोगे, नॉर्मली जैसे हम हेस्लो में सॉल्व करते हैं वैसे करना है। पहले हेस्लो की वीडियो देख के आओ कि हेस्लो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बहुत सारे एडवांस और नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जो है सब जो है हमने अपलोड कर रखे हैं, पहले वो जाके चेकआउट करो कि हमने हेस्लो करते कैसे। फिर भी बता रही हूँ, एक बार देख लो, फटाफट गो थ्रू करेंगे। अब ये देखो, यहाँ पर ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड -1 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन को अभी नहीं काउंट करेंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ये रही, अब ये क्या है सेम साइड पे, अभी कितने हैं 2, तो +2 से, और ये 2 है तो इसे भी +2 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से ऑक्सीजन को काउंट करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, टोटल कितने हैं, इधर तो 3 हैं, इधर -1 करो, 2 हो गए, तो क्या आपके पास यहाँ पे 2 ही आ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस है। अब अगर निकालना होता है, अब इसका हमें क्या निकालना है, डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H हम क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू हेस्लो हम इस +2 को, ये जो भी हमें CO2 का दे रखा होता था हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे डेल्टा H। अब इसी +2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, इस -1 को हम क्या करते थे, इसके डेल्टा H के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब ये क्या है, ये सब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमें एक तरह से कंबशन दिख रहा है, यहाँ फॉर्मेशन है बट यहाँ कंबशन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, बट यहाँ पे अभी हमें कोई एज सच वैल्यूज़ नहीं दी हुई, बट हमने यहाँ पे सीधा उन्हें डेल्टा H की तरह ले लिया। अब देखो, अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो नया फार्मूला हम कर रहे हैं उससे अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, ये स्पेसिफिकली कंबशन के केस में ही काम करेगा। ऑल्सो ये बताता है कि कंबशन और फॉर्मेशन के बीच का लिंक बताता है। यहाँ आपको सभी को क्या लेना है, उन्हीं की फॉर्मेशन ही होनी चाहिए, ये नहीं है कि किसी का एटमाइजेशन, फ्रीजिंग, फ्यूजन कुछ भी आ रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन उनकी यहाँ पे होनी चाहिए। फार्मूला ये कहता है कि यहाँ फॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ तो जो कंबशन के आप इक्वल रख रहे हो वो। अब क्या होता है, मैंने सीधा लेक्चर 1 में बताया था कि ये वाला जो पॉइंटर है ये हमारा बाद में आएगा, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी आर गोना टू स्टडी अबाउट दिस, मीन्स जब वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो उसके अंदर हमने यही पढ़ा था ना कि हम ये बाद में बात करेंगे। अभी बाद में क्या है, ये फॉर्मूला ही है। कैसा फॉर्मूला है, अब ये फार्मूला हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है, जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है। नाउ देखो क्या करना है, इसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है CO2 के साथ। पहले हमने क्या करना है, देखो जर्नल फार्मूला ये रहा, प्रोडक्ट का समीशन, समीशन का मतलब होता है प्रोडक्ट को पहले ऐड करो, उसे रिएक्टेंट में से माइनस करो आपका, तभी डेल्टा H आपका रिएक्शन का किसी का भी निकलेगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट को पहले ऐड करो। प्रोडक्ट क्या है, ये वाली इक्वेशन देखो, ये आपका एम ये है फाइंड आउट करने के लिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्टली यू शुड ऐड दिस 2 इंटू डेल्टा H ऑफ CO2 करना है, ऐसे ही सेम इसको भी ऐड करो। ठीक है, अब प्रोडक्ट का समीशन कर दिया, यानी प्रोडक्ट आपका ऐड हो गया, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लेना है, रिएक्टेंट अब इसका लोगे प्लस में समीशन इसका लोगे, समीशन है ना ये भी, तो यहाँ पर इसके आगे हमने नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे लिख देते हैं प्लस में डेल्टा H किसका, O2 का। अब डेल्टा H O2 का हमें दे नहीं रखा और दे भी नहीं रखा, और हमें पता भी है कि वो कैसा होता है, 0। सो डायरेक्टली ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, और वैसे भी बता दो 0 ही है।
ठीक है। सो नॉर्मली आपको ऐसे सॉल्व करना है। आगे देखो, एक इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, पहले यहाँ पे फिर से समझ लो ये चीज़। अब आपको अगेन एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इसको आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा एच किसके, NO के साथ, 5 को H2O के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उनका सबमिशन हो जाएगा, सॉरी 6 को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस में कर देना है किसको, प्रोडक्ट को। अब इसका ऑक्सीजन को दे नहीं रखा तो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे NH3 को, अमोनिया को, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू दे रखे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, अब एक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है इनमें से जिसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के इक्वल है, वो कैसे आएगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे आएगा। देखो अभी हमने ये पढ़ा था पीछे जस्ट कि जो डेल्टा एच कंबशन या कोई भी रिएक्शन है वो क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी तो वो प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक अब हमें सभी में देखना है। अब सभी में कैसे देखेंगे, इधर देखो, यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, इसका और इसको ऐड करेंगे, दोनों का सबमिशन करेंगे, माइनस इसको करेंगे, तो ये तो नहीं आएगा हमारा डेल्टा HR रिएक्शन के इक्वल, तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पहला वाला जो है हमारा, जो पहला वाला है वो हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को ध्यान से देखो। अब ये है, पहले इसका सबमिशन करोगे, सबमिशन में तो सिर्फ यही है हमारे पास प्रोडक्ट में, माइनस करोगे दिस एंड दिस। अब ये इसका तो क्या है आपके पास, 0 है इसका, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, क्लोरीन गैस है, तो इसको तो आप 0 लोगे। अब ये जो है इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो अगर आप इस चीज़ को विजुअलाइज या बिना लिखे समझ पा रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने नॉर्मल, देखो मैं एक पहले करके बता देती हूँ। अगर हमें डेल्टा HR इनका निकालना है तो हमने सबसे पहले ZeO3 यानी इसे 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका आगे कोफिशिएंट 1 था, और फिर इसे अब ये एक सेकेंड देखो, पहले ये देखो ये क्या है, ये जो नॉर्मल ये आपको ये दे रखी है ना, ये रिएक्शन ये पूरी सॉल्व करके दे रखी है। जैसे ये वाली होगी, ये वाली होगी, जैसे कि ये वाली हो गई, आपको एम दे रखा है उसका आपको बताना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले ZeO3 को जो 1 से करोगे मल्टीप्लाई, 6 से करोगे आप HF को, माइनस करोगे इनका सबमिशन लेके, माइनस करोगे किसको, ZeF6 को प्लस 3H2O को, ठीक है। इसको माइनस करोगे, बट यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमें ये पूरा का पूरा 0 दे, नहीं दे रहा ना 0, तो छोड़ो, ये भी काम का नहीं है। अब देखो PCl5 माइनस PCl3 करूँगी, अब ये P है, ठीक है, P है, वेट फिर से लिख देते हैं, PCl5 माइनस PCl3। अब ये करेंगे यहाँ पे, क्लोरीन तो क्या है, क्लोरीन तो 0 है, तो हमारे पास तो ये आएगा क्या, यहाँ पर पूरा ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला तो 0 आना चाहिए, क्या आ रहा है, नहीं इस केस में भी नहीं आ रहा। अब इस D का आंसर देखो, क्योंकि यहाँ पे जो टिक है ऑब्वियसली इसका तो होगा ही, इसके पीछे एक लॉजिक भी है वो भी बताएंगे। देखो अब इसका भी करेंगे, इसका भी सेम ऐसा ही पहले वाला की तरह आएगा, इसका करेंगे प्लस इसका करेंगे, माइनस दिस एंड दिस करेंगे, तो इसका भी नहीं आएगा, यानी फर्स्ट ये सेकंड और फोर्थ का तो नहीं आएगा। इसका देखो, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल्स टू NH3 का सबमिशन लेंगे। अब इसका भी 0 होता है और इसका भी 0 होता है, यानी दोनों एलिमेंट्स का क्या होता है 0, तो ये क्या इसके इक्वल आ गया। सो इसका मतलब जो आपका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल है, ये NH3 के, यानी जो आपका प्रोडक्ट है, इसी की फॉर्मेशन करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया है ना, तो तभी यहाँ पे F आया हुआ है, इसी की फॉर्मेशन करने के लिए बोला हुआ है, तभी तो आपने इसकी फॉर्मेशन करी है। आपका एम यही था ना कि NH3 की फॉर्मेशन निकालना,
और इसमें डेल्टा एच नॉट रिएक्शन में आपने क्या किया, NH3 की फॉर्मेशन ही जो है उससे से तो निकाला, वही आपका जो है प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। रिएक्टेंट इट मीन्स आपका किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, जो आपका थर्ड ही केस में बन रहा है। ठीक है। ऑल्सो एक लॉजिक क्या है कि जो अगर कोई भी आप फॉर्मेशन ले रहे हो या कोई भी कंबशन या जो भी ले रहे हो, जो आपके इस साइड जो रिएक्टेंट वाली साइड ऑफ कोर्स क्या आएगा, एलिमेंट ही आएंगे, तो वो तो आपको ऑब्वियसली क्या देंगे, ज़ीरो ही देंगे। अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट आ रहे थे, इनका तो आना ही था ज़ीरो, इनका तो पक्का ही था इनका ज़ीरो आना है, इनका थोड़ी ना आना था, इनका ज़ीरो नहीं आना था, इसका तो आना था, ये तो क्लोरीन है, इसका तो ज़ीरो आना था। ठीक है। बाकी इसका 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 एंड दिस वन, इनका तो ज़ीरो नहीं आना था, एलिमेंट्स का ही ज़ीरो आ सकता है। अब इस केस में दोनों ही एलिमेंट्स क्या थे, आपके ज़ीरो वाले थे, तो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट ज़ीरो हो गया, वो सीधा प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं हमारी हीट ऑफ रिएक्शन को। देखो सबसे पहले अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इसमें जो हम आगे 3-4 क्वेश्चन जो भी अलग अलग टाइप्स के करने वाले हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस रखना, उन क्वेश्चंस पे। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला टाइप है इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्शन। अमाउंट ऑफ रिएक्शन मतलब हीट चेंज ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्शन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट का कितना अमाउंट है उस पर आपका हीट ऑफ रिएक्शन जो है बेस्ड होता है। ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और फिजिकल स्टेट भी देखी जाती है किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिकल स्टेट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रही हूँ, अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया, अगर वो सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और मान लो वो लिक्विड में भी पाया जाता है, और आपने वहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है, आना चाहिए था लिक्विड, और लिक्विड के अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बट होना वो सॉलिड के अकॉर्डिंग चाहिए था, क्योंकि आंसर सॉलिड के अकॉर्डिंग है, तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है। अब आगे देखो, कंपेयर वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच की जो वैल्यूज़ हैं आपको कैसे कंपेयर करनी है। इफ इट इज़ नॉट गिवन टू यू, हाउ यू आर गोना टू फाइंड विच इज़ बेटर, विच गिव्स मोर हीट एनर्जी, विच इज़ द फास्टर रिएक्शन। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब पॉइंटर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। नाउ सी दिस, अब ये एक रिएक्शन है जिसमें आपने मीथेन का क्या किया हुआ है, फॉर्मेशन किया हुआ है। मीथेन के फॉर्मेशन में आपने डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, बट इन दिस केस यू हैव रिटन दैट एज 4H। इसमें तो आपने 2 हाइड्रोजन लिख दिया, इसमें आपने 4H लिखा है। सबसे ज़्यादा, अभी देखो ये है अभी भी बॉन्ड में है, ये किस में अभी भी HH के बॉन्ड में है, ये तो किसी बॉन्ड में नहीं है, ये तो सिंगल है, सिंगल है, और इसका क्या हो रखा है, एटमाइजेशन हो रखा है, इसका एटमाइजेशन हो रखा है और इसका फॉर्मेशन हो रखा है, और दोनों में से बेस्ट कौन है, एटमाइजेशन। वो टूटा ही एटम्स में हुआ है, तो इट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा, सबसे ज़्यादा फास्टर रिएक्शन यही होगी। तो दिस मीन्स ये वाली रिएक्शन ज़्यादा अच्छी है किससे, इस वाली रिएक्शन से। ठीक है। अब गिवन तो नहीं है, बट हम लॉजिकली इसको दिमाग लगा के कर सकते हैं। अब कभी अगर एग्ज़ाम में हमें गिवन तो नहीं होगी वैल्यूज़, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, यही लॉजिक लगाएंगे, तभी हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व देम। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने क्या देख रहे हो, ये पार्ट सेम है, ये पार्ट डिफरेंट है, एक का आपने डेल्टा H1 लिया, एक का डेल्टा H2। अब इसमें क्या है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एज कंपेयर टू गैस। ठीक है। अब जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होएगी, रिलीज़ होएगी। जितने ज़्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज़, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होएगी वो किसके इक्वल होएगा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर के, किसके, कंडेंसेशन ऑफ
वाटर का कंडेंसेशन क्या होता है? जब भी गैस से किस में आता है, लिक्विड में, वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच कंडेंसेशन ऑफ वाटर के, क्योंकि ये गैस है ना, दोनों किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में चेंज हो रही है। इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे, दैट्स वाई डेल्टा एच टू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच वन। नाउ नेक्स्ट, आई होप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ आ पा रहे हैं, एंड आई एम कैपेबल टू एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल दिस। ठीक है, सो अब आगे देखो, थर्ड है डायमंड और ग्रेफाइट। देखो डायमंड और ग्रेफाइट, अब अगर हमारे नेचर में डायमंड सबसे ज़्यादा मिलता, मोस्ट अबंडेंट होता, तो एवरीवन बायज दैट। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर डायमंड नहीं, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपके पेंसिल्स होते हैं ना, पेंसिल की जो नोब होती है वो यही तो होती है, दैट इज ग्रेफाइट ओनली। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जब भी आप उस ग्रेफाइट का कंबशन करोगे, ग्रेफाइट एंड डायमंड दे आर द फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली। ठीक है, जब भी आप कंबशन करोगे CO2 गैस, यहाँ पे अब गैस सेम है, अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है? ये डिफरेंट है, दोनों में से स्टेबल कंपाउंड ग्रेफाइट है। सपोज इसकी -y है और इसका जो आपके पास डेल्टा एच है वो -x है। ठीक है, अब आपने डायमंड टू ग्रेफाइट जाना है, तो इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रखा है, आई थिंक लेक्चर 5 का वो क्वेश्चन है, जो हमने सिमिलर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमने किया हुआ है। यू मस्ट गो एंड चेक आउट दैट क्वेश्चन टू, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। चलो अब देखो इसका डेल्टा एच, जब भी डायमंड किस में चेंज होता है? ग्रेफाइट में, तो उसका डेल्टा एच होता है -1.9 किलो जूल पर मोल। और ये भी बता रखा है कि हम किलो जूल पर मोल क्यों लेते हैं, किलो जूल क्यों नहीं लेते। चलो आगे देखो, अब डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या, आप ग्रेफाइट में जा रहे हो, किस में जा रहे हो? ग्रेफाइट में जा रहे हो, बट द थिंग इज़ यहाँ पर मोर स्टेबल होने की वजह से आप -y -x करोगे, दैट इज इक्वल्स टू -y + x। अब यहाँ पर -y + x है, डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा? जब y की वैल्यू बड़ी होएगी किससे? x से। तभी तो, क्योंकि आंसर आपको ये मिल रहा है, आंसर आपका कुछ भी करके ये आना चाहिए, जिसमें आपकी y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए x में, तभी आपका जो आंसर है वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो ये इस लॉजिक से आपको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। रिलेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ऑक्साइड। अब एक हमें दे रखा है क्या? बोरोन का कंबशन दे रखा है, और एक हमें दे रखा है बोरोन ऑक्साइड के फॉर्मेशन। अब बोरोन जो होता है, बोरोन का कंबशन लेंगे तो B+O2 गिव्स B2O3, और इसी की फॉर्मेशन देखोगे तो B+O2 ही लिखोगे। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें 1 मोल ये चाहिए और इस क्वेश्चन में हमें 1 मोल ये चाहिए। ठीक है, अब उसी अकॉर्डिंगली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर पहले ये वाली देखो, जिसमें हमने क्या करोगे, हमने बोरोन को कंबस्ट किया हुआ है। अब बोरोन कितने हैं? 1, और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो इसको कैंसिल करने के लिए हाफ से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए 3/2। अब मैं यहाँ पर 3 पूरा तो नहीं लगा सकती, बिकॉज वो तो 6 बन जाएगा, तो मैं यहाँ 3/4 × 2 कर दूँ, क्योंकि आंसर देखो वही आएगा, 3/2 ही मिल रहा है। इसको मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ, 3/4 × 2 करेंगे तो 3/2 ही मिलेगा। और इधर भी क्या आ रहा है हमारा? 3/2 आ रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने ये वाली पहली कर दी, जिसमें हमने 1 मोल इसे ले रखा है, कि अब ये क्या हो गया? ये तो हाफ मोल हो गए। अब इस केस में फॉर्मेशन में 1 मोल ये लेना है, 1 मोल ये ना। बोरोन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितने हैं? 3,
तो यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, ताकि आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 3। अब हम इसे दो तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। क्या दो तरीका है? या तो 2 इंटू डेल्टा एच कम्बशन ऑफ बोरोन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ B2O3, यानी क्या है, जो अब ये 2 है ना, इससे इसको आगे ले जाओ। अब ये जो है ये कह रहा है कि जो B2O3 है वो किसके इक्वल होगा? B2O3, तो जब आप बोरोन का, या तो अब ये किसके इक्वल है? इनडायरेक्टली इसके इक्वल है। से अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अब समझने के लिए, क्योंकि दो लाइंस में डिफरेंस करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो B2O3 जो है वो क्या है? ट्वाइस है किसका? B2O3 इज ट्वाइस ऑफ दिस बोरोन, ठीक है, ये मोल्स के हिसाब से चल रहे हैं। अब ये हाफ है, अब इसका हाफ करेंगे तो वो 1 मोल ऑफ बोरोन के इक्वल आएगा। अगर मैं हाफ इसका लूँगी तो वो 1 मोल ऑफ बोरोन के इक्वल आएगा। अगर मैं इसका 1 मोल लूँगी तो वो 2 मोल ऑफ बोरोन के इक्वल आएगा। ये दो लाइन का यहाँ पर सीधा साधा मतलब है। ये इसके बारे में बता रखा है, ये हाफ इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। बाकी तो ये 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफकोर्स इधर जाकर डिवाइड ही होएगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंबशन और फॉर्मेशन का ही फ़र्क है, अदरवाइज़ इट इज़ ऑल ओके। अब ऐसे ही क्या होता है, कुछ जो क्वेश्चंस हैं हमसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे? वो हमने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है जो SO2 समथिंग वो क्वेश्चन, वेट आई विल शो यू। सी, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया हुआ है। यहाँ पे हमने 1/8 को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मोल्स की। मोल्स की कैसे? कि अगर आप उसका 1/8 मोल लोगे, यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 8 जो मोल्स लो, 8 मोल्स जो हैं इसके, उसके लिए जो इसका जो डेल्टा एच है वो -2775 है। और अगर मैं इसी के ही 1 मोल की बात करूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मोल हो गया। 1 मोल किसके इक्वल होगा? -2775/8 के इक्वल होएगा, ठीक है। ऐसा हमने इसमें किया, सेम आपको ऐसा इसमें करना है कि अगर हमारा 2 जो है वो -198 डेल्टा एच देता है, 2 मोल्स हमें इतना डेल्टा एच, ये मोल्स है और ये इतने डेल्टा एच देता है, तो 1 मोल हमें कितने देगा? यहाँ पे हम 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स 1 मोल हो गया, तो वो 198/2 डेल्टा एच के इक्वल होगा। ऑल राइट, सो आई होप ये समझ आया होगा ये वाला जो क्वेश्चन अभी बताया। ऐसे ही इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बताओ इसका अगर 2 मोल है तो इसके 1 मोल पे कितना होएगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन हम जल्दी करने वाले हैं। स्टे ट्यून फॉर योर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।